अ पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन रहे और इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल रहे, ऐसा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। और हमारे पास में अगर यहाँ पे जो पॉलिनोमियल रहता है इसका जो डिग्री 1 हो तो हम लोग इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बट अगर हमारे पास ये डिग्री 2 हो जाती है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात यहां पर ये होता है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन होता है इसका पर्पस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में जो नदियां होती है, जो रिवर होते हैं, उसका पर्पस ये रहता है कि जहां जहां से हमारे पास नदी फ्लो करती है वहां पर जो शोर्स होते हैं उसको क्या करती है, अपना पानी देती है एंड इन द एंड क्या होता है, जो सी होता है उसमें जाके मिल जाती है। एक जो ट्री होता है उसका पर्पस क्या होता है, जो ट्री होता है जैसा ही वो ग्रो करता है, ग्रो होने के बाद में क्या करता है, वो हमको छांव देता है, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर रहता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। एट द सेम टाइम हमको फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है एंड आसपास जो आने जाने वाले रहते हैं उनको छांव भी देता है। तो हमारे पास क्या रहता है कि सब चीज का कुछ न कुछ पर्पस रहता है। एंड मैथमेटिक्स में अगर हम लोग कोई चीज निकाल के लेके आ रहे हैं, कोई नया चीज लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका भी पर्पस होगा। हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पर्पस रहता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, वैल्यू प्रोवाइड करना किसी एक वेरिएबल के लिए। हम लोगों ने देखा है पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में कुछ कुछ क्या थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे। वर्ड प्रॉब्लम से हम लोगों ने क्या निकाला था, हम लोगों ने निकाला था कोई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का पर्पस क्या है, हमारे पास हर बार जो वर्ड प्रॉब्लम रहता है वो इक्वेशन निकालना नहीं बोलने वाला, बल्कि वो चाहता है कि हमारे पास में कोई भी एक क्वांटिटी की कोई एक डेफिनेट वैल्यू हमको दे दे एंड ये जो डेफिनेट वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले आज कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग कौन कौन से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के फिलहाल दो तरीके हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द मेथड जो अपने पास है बाय फैक्टराइजेशन है, इसके थ्रू ये देखने वाले कि हमारे पास सोल्यूशन किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकल सकता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ क्या है, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारे पास में ये जो क्या रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट इस फॉर्म में लिखने की हमको जरूरत क्यों होती है। बात यहां पर यह रहता है कि जब हम लोग कंपैरिजन की बात करते हैं, जब मैं चाहता हूं कि हमारे पास में कोई एक बेंचमार्क रहे कि हाँ भाई मेरे को फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को मेरे को कंपेयर करना है, तो मैं किससे कंपेयर करना चाहूंगा, एक स्टूडेंट को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो एक आइडियल स्टूडेंट से कंपेयर करना चाहूंगा, न कि कोई बोलते हैं कि जो कोई स्ट्रीट में घूमने वाला कोई गून है, कोई गुंडा है, मैं उससे कंपेयर नहीं करने वाला हूं, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट आइडियल। ठीक है, या फिर वो जो पर्सन है वो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सेट करके नहीं रख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं एंड वहां से हम लोग कंपैरिजन करते हैं एंड वहां से हम लोग कुछ कोफिशिएंट्स निकालते हैं। अब ये जो रहता है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज रहता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास में ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गए जहां पर जो x का पावर 2 है या फिर x स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट है हमारे पास में a। ठीक है, ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, इसके बारे में मैंने पिछले बार भी बोला था कि इसकी वैल्यू हमारे पास में इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगा तो हमारे पास में ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं कहलाने वाला। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, बिकॉज उस टाइम पर इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, का डिग्री क्या हो जाएगा, हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो हमारे पास a एक कोफिशिएंट हो गया है, एक कोफिशिएंट b हो गया है और एक कोफिशिएंट हमारे पास में c हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से a b एंड c तीनों की वैल्यू को निकालते हैं। सेकंड जो स्टेप हमारे पास यहां पर है वो ये बोलता है कि हमारे पास a एंड c का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है एंड उसके बाद में क्या करना है, उसका हमको कुछ फैक्टर इस तरीके से निकालना है। अगेन हमारे पास में a एंड c का मल्टीप्लीकेशन हो जाने के बाद में हम लोग इसको फैक्टर कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जब उसको ऐड करें वो जो दो फैक्टर्स को, तो आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। सो ए और सी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे जिससे हमारे पास एडिशन से क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू हमको मिल जाए।
फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, बी को उनके सम के फॉर्म में लिख देने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को ये और क्लियर होगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप्स के ऊपर में ध्यान देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमको जो बी है हम लोग उसके सम के फॉर्म में लिखने वाले हैं, एंड हम लोग क्या कर देंगे उसके बाद में फैक्टर्स को अलग अलग कर देंगे। हमारे पास में यहाँ पे दो फैक्टर आने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास में क्या रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड ये जो दो फैक्टर है इससे हमको क्या मिलने वाला है, दो जीरोस मिलेंगे या फिर दो हमको रूट्स मिलने वाले हैं। तो हमारे पास में बेसिकली क्या हो गया, मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसके सोल्यूशन को। सो लेट्स सी कि अगर हमारे पास में कोई एक क्वेश्चन होता है या फिर कोई एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में एक एग्जांपल हो गया है 2x² - x = 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि हमको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास राइट हैंड साइड कंप्लीटली जीरो हो जाए, एंड जितने भी हमारे पास में एक्सप्रेशन है, जितने भी हमारे पास एक्स वाले टर्म है एंड नॉन एक्स वाले टर्म है, सारे के सारे क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं एंड 2x² - x + 6 = 0 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जा रहा है कि a की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 है लिखा हुआ है, b की जगह लिखा हुआ हमारे पास -1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि हमारे पास b के सामने प्लस साइन दिया हुआ है, मतलब अगर हमारे पास ये साइन चेंज होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, वो b की वैल्यू जो कि हमारे पास में यहाँ पे लिखी हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे साइन होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। वैसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास -6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे c की वैल्यू ही -6 होगी। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म यही का यही रहने वाला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव साइन रहने वाला है। तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास में a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू हो जा रही है -6। तो ये पूरा हमारे पास किस में आ जा रहा है, हमारे पास पहले स्टेप में आ जा रहा है। अब हम लोग जाते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमको क्या बोल रहे थे कि a एंड c का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड क्या करना है, इसका हमको फैक्टर निकालना है। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि a एंड c का मल्टीप्लिकेशन किए, 6 × 2 कितना हो जा रहा है अपने पास है, -12। तो हमारे पास में -12 हो जा रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सारे फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो फैक्टर हमारे पास में क्या होने वाला है, 2 × 2 × 3। बेसिकली हमारे पास में 4 × 3 ये भी फैक्टर है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। दैट मींस जितने भी नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, इसका रीजन क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हमको फिर क्या बोला है, सेकंड स्टेप में बोला है कुछ इस तरीके से निकालना है कि उनका जो सम है, अगेन हमारे पास फैक्टर्स कुछ इस तरीके से निकलेंगे कि उनका जो सम है b के बराबर हो जाए। तो चलो करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मान के चलो कि मैं क्या करता हूँ, कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो ही नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि चलो मैं एक नंबर -2 लेके चलता हूँ और एक नंबर 3 2 क्या कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों को आपस में ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास में आंसर आने वाला है, क्या 6 - 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 आने वाला है। एंड हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है, -1 दी हुई है। तो बोलते हैं या ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है। चलो कोई दूसरा हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर। तो एक ऑप्शन ये भी बेस्ट है कि अगर 2 × 2 कर दें तो 2 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, -4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, +3 आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूं तो मेरे पास में आ जाता है आंसर -1। दैट मीन्स हमारे पास में 4 3 कितना हो जाता है, -12 हो जाता है, एंड -4 + 3 कितना हो जाता है अपने पास में, -1 हो जाता है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे बोला गया कि हमारे पास में b को क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, we have to write b as a sum of these two factors। हमारे पास ये दो फैक्टर जो आ रहे हैं इसकी एडिशन के टर्म्स में, कि हम लोग क्या किए, इनको आपस में ऐड किए हैं, तो ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बन जाते हैं, एक्चुअल में b बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग फैक्टर के टर्म्स में लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, मैं क्या करता हूं कि स्टार्टिंग के जो मेरे दो टर्म है, ठीक है, एंड बाद के जो दो टर्म है, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं, जो भी कॉमन निकल जाए हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर है एंड यहाँ पर x है, मतलब कि x तो हमारे पास निकल ही सकता है। एक और चीज कॉमन है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 है।
मतलब हम लोग यहां से अगर 2 निकालें तो सेकंड वाले में से भी हमारे पास एक तो निकल ही सकता है। तो हमारे पास में 2x क्या हो गया, हम लोग कॉमन निकाल दिए, 2x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, इसके पास सिर्फ x बचने वाला है। वैसे यहाँ पे 2x निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है, 3 को अगर हम निकालेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, -2 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज को ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास हो क्या रहे हैं, x -2 दोनों जगह बच रहा है। क्या कोई कोइंसिडेंस है कि हमारे पास दोनों जगह पर जो कॉमन बच रहे हैं सेम आ रहे हैं? बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो फैक्टर वगैरह निकाल रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से निकाले हैं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन भी निकालता हूं तो हमारे पास में जो बचने वाले जो टर्म्स है हमेशा क्या रहे, कॉमन, लेकिन सेम रहे। एंड हमारे पास यही इंटेंशन शुरुआत से था एंड इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड स्टेप है इसको करते हैं। ये इसी नाम से इतना क्रुशियल हो जाता है। अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन डाल सकता था, माइनस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, -7x +8 +6x ये भी लिख सकता था मैं, या फिर लिख सकता था डायरेक्टली -2x +x लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या था, मैं चाहता था कि मेरे पास में यहाँ पर जो दो कॉमन टर्म्स हमारे पास बच रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। हम लोग आगे भी देखने वाले हैं कि हमेशा क्या रहने वाला है, ये दो टर्म हमेशा हमारे पास सेम रह रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, कि अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या देखने वाले हैं, हमारे पास में ये x -2 और ये x -2 इन दोनों को भी मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं। अगर इस पूरे वाले टर्म में से मैं x -2 को कॉमन निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, 2x। एंड वैसे ही इस वाले टर्म में से x -2 को बाहर निकालता हूं तो मेरे पास बचता है सिर्फ 3। दैट मीन्स मैं x -2 को कॉमन निकाले तो हमारे पास बचता है 2x + 3 इक्वल टू हो गया अपने पास में 0। ओके अब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है अपने पास में इक्वल टू हो जा रहा है 0। हमको पता है कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं कुछ भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना रहे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन द एंड हमारे पास 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमारे पास में ये दो फैक्टर दिए हुए हैं, इनमें से तो कोई एक कल्प्रिट होगा जो कि पूरे इक्वेशन को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि हमारे पास में x की वो वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं जो कि या तो इसको कंप्लीटली 0 बना दे रहा है या फिर इसको कंप्लीटली 0 बना दे रहा है, एंड जिसके चलते हमारे पास इक्वेशन क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को अलग अलग लेके चलता हूं। मैं बोलता हूं जैसे कि मूवीज में देखें कि जैसे अगर दो चोर हैं, चोरी किए, तो क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, दोनों को अलग अलग इंटेरोगेशन करती है, एक को दूसरे सेल में लेके जाती है, एक को दूसरे सेल में लेके जाती है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दोनों को 0 देंगे बट अलग अलग करके देने वाले हैं। तो जब मैं क्या करता हूं, x -2 इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अपने पास में 2 को ट्रांसपोज करता हूं तो x की वैल्यू हमारे पास में आती है 2। मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं 2 रख देता तो क्या होता, 2 - 2 0 एंड हमारे पास पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी देखता हूँ 2x + 3 = 0 रख रहा हूँ, 2x = क्या हो जा रहा है, -3 एंड x = -3/2। मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ कि इस वैल्यू को मैं या तो यहाँ रखूं तो भी हमारे पास में क्या होगा, पूरी इक्वेशन 0, या फिर अगर मैं इस इक्वेशन में भी यहाँ पे भी रखता तो हमारे पास में या तो इसकी बात करूंगा तो 6 के बराबर हो जाएगा, या फिर हमारे पास में यहाँ पे रखूंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में चाहे x की वैल्यू 2 रहे या फिर x की वैल्यू -3/2 रहे, हमारे पास में कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर देगा, अगर इस इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जो उसको हमको 0 कर देगा। तो फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ रहे हैं, अगेन हमको फाइंड आउट क्या करना था लास्ट में, रूट्स, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, जीरोस। जीरोस x की वो वैल्यूज होती हैं जो कि पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी सुना है, पहले भी देखा है। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर दिया, वो कल्प्रिट्स को फाइंड आउट कर दिया जो क्या कर दे रहे थे, हमारे पास इक्वेशन को 0 कर दे रहे थे। ऐसा चीज हम लोगों ने पिछले बार लीनियर इक्वेशंस के लिए देखा था। इस बार हम लोगों ने क्या किया, सेम चीज किया है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और मेथड देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये जो दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, ये किस तरीके से काम करता है। ओके, इस मेथड का नाम है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा जिससे हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। शुरुआत हम लोग यहाँ पर देखते हैं जस्ट वैसे का वैसे ही जैसे पिछले बार था हमारे पास।
पिछले बार भी हम लोग को क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। तो इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे एंड वहां से हम लोग क्या करेंगे, ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड स्टेप से ये क्या होता है, हमारे पास मेथड चेंज होता है। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास में जब ये डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल लेते हैं तो थर्ड स्टेप में जाएंगे। अब ये जो थर्ड स्टेप है, अगर आपको याद होगा कि हमारे पास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में लास्ट मेथड जो था हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो मेथड था, वहां पर भी हम लोग कुछ ऐसा किए थे। वहां पर हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व करने से पहले हम लोग वहां पे चेक कर लेते थे कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो किस तरीके का है। क्या हमारे पास में जो रिलेशनशिप वहां पर है, क्या बोलना चाहिए कि पैरेलल है, क्या हमारे पास में दोनों के दोनों पैरेलल रहते हैं। अगर पैरेलल है तो हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास में तो क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर वो एक दूसरे के साथ ही कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के अंदर ही, तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट वाले सॉल्यूशंस रहने वाले हैं। तो अगर हमारे पास में ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं वेदर क्या कंडीशन है, तो उसके बाद में ही हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे कुछ होने वाला है। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने से पहले ही चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास में इक्वेशन किस तरीके का है। एंड हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि हमारे पास में कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के नेचर के रूट्स हमको देखने मिलते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास नेचर है रूट्स के, हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास से पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अपने पास में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले हैं एंड उसके बाद में अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब कि हमारे पास में रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं एंड वो अनइक्वल रहेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास में एक x की वैल्यू 2 हो गई तो दूसरे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, -5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट दोनों रियल होंगे एंड क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों की वैल्यू अनइक्वल होगी। कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाता है अगर हमारे पास में इक्वल क्या होता है, d का वैल्यू 0 की इक्वल हो जाता है। तो इस कंडीशन में रियल तो रहेगा ही एंड साथ में क्या होगा, अब हमारे पास में रूट्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब अगर हमारे पास में एक रूट x इक्वल टू 5 आता है तो दूसरा भी क्या होगा, x इक्वल टू 5 रहेगा। एक x इक्वल टू -1 तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1 ही रहने वाला है। कंडीशन कंप्लीटली अलग हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो तब हमारे पास में क्या आता है, रूट्स आर इमेजिनरी। अभी इमेजिनरी नंबर क्या रहता है ये हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट हम लोग यहां पर ये सेफली बोल सकते हैं कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो स्टार्टिंग के दो कंडीशन में जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे या फिर d की वैल्यू इक्वल टू 0 रहे, हमारे पास में रूट्स क्या रहने वाले हैं, रियल होने वाले हैं या फिर रियल नंबर होने वाले हैं। हमको पता है रियल नंबर क्या रहते हैं, हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, सारे के सारे जो नंबर रहते हैं सब किसके अंदर में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो d इज लेस देन 0 होने से ये कोई सा भी नंबर हमारे पास जो हम अब तक पढ़े हैं वैसा कोई भी नंबर या तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास में रियल डोमेन में मिलेगा ही नहीं, ये बोल रहे हैं हम लोग। तो एक बार हम लोग ने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारे पास में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो उस कंडीशन में अगेन इफ द रूट्स आर रियल, उस कंडीशन में जो कि ये दोनों इसमें हो रहे हैं, तब हमारे पास में x का क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास मिल रहा है, x इक्वल्स टू -b प्लस -√d/2a। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर d की वैल्यू में डायरेक्टली क्या करता हूं, यहाँ पे पुट कर देता हूं तो लंबा फॉर्मूला बन जाता है अपने पास में, x इक्वल्स टू -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो सेम एग्जांपल जो पिछले बार हम लोगों ने लिया था, सेम वही एग्जांपल हम लोग यहाँ पर भी लेने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे पास में सॉल्यूशन किस तरीके से डिफर करता है पिछले वाले से। इस हमसे सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पहला स्टेप, पिछले बार भी हम लोगों को क्या बोला गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था। इस बार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग के ये दो जो दिख रहे हैं हम लोग को, ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप ही है बेसिकली। इसके बाद से हमारे पास में पूरा इक्वेशन चेंज होता है, हमारे पूरा जो मेथड है चेंज होता है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास में
सेकंड स्टेप हमने क्या कर दिया, बी की जगह पे -1 पुट कर दिया, ए की जगह पे 2, सी की जगह पे -6। सॉल्व करते तो हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है 49। अब 49 जो हमारे पास जो नंबर है, अब हम लोग थर्ड स्टेप में आ रहे हैं, जब हम लोग कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ग्रेटर देन 0 है। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट्स रियल हैं एंड क्या है, अनइक्वल है। ये हो गया अपने पास में थर्ड मेथड, थर्ड पॉइंट। एंड उसके बाद में फोर्थ जो लास्ट पॉइंट था, इसमें हम लोग क्या करते थे, एक्स की वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। डी ऑलरेडी हमारे पास निकल चुका है, हम लोग और क्यों मेहनत करें, ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। डी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 49 रख लेते हैं, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू सब कुछ पुट कर दिए। हमारे पास में फाइनली सॉल्व करते करते क्या आता है, एक्स इक्वल टू 1 + -7/4। ओके, अब बात यहाँ पर ये कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है। जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमारे पास x का जो वैल्यू भी आने वाला है, दैट मींस हमारे पास जो जीरोस आने वाले या फिर जो रूट्स आने वाले, वो भी 2 रहने वाले हैं। मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जितनी ज्यादा डिग्री रहेगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास जीरोस आने वाले हैं। अगर 3 हो गई डिग्री तो जीरोस भी क्या रहेंगे, 3 रहेंगे। 4 डिग्री तो अपने पास में जीरोस भी 4 रहने वाले हैं। इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का यहाँ पे जो पावर है वो है 2, ये फिर पॉलिनोमियल की डिग्री है अपने पास में 2, दैट मींस हमारे पास x की भी 2 वैल्यू आने वाली है। तो हम लोग यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम लोग एक बार हमारे पास जो 1 और 7 के बीच का जो साइन है उसको हम लोग एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे एंड एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे। ऐसा कर करके हम लोग 2 नंबर यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते तो हमारे पास में 8/4 आंसर आ जाता है, विच मीन्स 2 आ जाता है। और जब माइनस लेके चलते तो हमारे पास में -3/2 आता है। ये जो 2 वैल्यूज हैं, हमने क्या देखा था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था। हमारे पास फैक्टराइजेशन जो मेथड था उससे भी हमारे पास सेम यही आंसर आ रहा था, एंड हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से भी क्या हो जा रहा है, हमारे पास सेम आंसर आ जा रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास में मेथड क्या रहे, आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मेथड जो रहेगा, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर जो क्वेश्चन में लिखा गया मेथड उससे सॉल्व करिए, या फिर आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड में हमारे पास में आंसर सेम रहने वाला है। हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और फेमस मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब ये जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर एक बार आप देख लिए हैं, एक बार समझ गए हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, तो वही उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। चलो एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। अगेन हमारे पास में यहाँ पे 4 स्टेप रहने वाले हैं, बट अनलाइक लास्ट 2 मेथड्स हम लोग यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करने वाले। पहला स्टेप हमारे पास में क्या होने वाला है कि हम लोग एक्स स्क्वायर जो रहेगा, अपने जो कोफिशिएंट रहेगा उसका एक्स स्क्वायर का, उसको हमने हमेशा 1 लाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर से हम लोग सारे टर्म को डिवाइड कर देंगे, जिससे होगा क्या, हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास में यूनिटी हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि अपने पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया है, एंड बाद में हमारे पास में यहाँ पर ए करके एक नंबर आ रहा है। हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो ए है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। जो हमारे पास एक गिवन डेटा रहेगा उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में एक 2 आना चाहिए, एक x आना चाहिए, और जो बचा खुचा नंबर रहेगा उसको हम लोग a लाने की कोशिश करेंगे। एंड हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज हमारे पास में हो सकता है कि इस साइड में ए स्क्वायर जैसा यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ना मिले, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड्स पर हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर से एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास एक जो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पर इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगा, बिकॉज हमने लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास में इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, हम लोग को दोनों साइड्स पर अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और फाइनली हमारे पास में एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ओके, स्टेप्स तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को क्या करने वाले हैं, अब एग्जाम्पल पर लगाकर ये देखने वाले कि किस तरीके से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हमको कंप्लीटली हटाना है, उसको हमको क्या बनाना है, यूनिटी या फिर 1 बनाना है। हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 दिया हुआ है। मैं इसको हटाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, बोथ साइड्स में क्या कर रहा हूं, 2 का डिविजन कर रहा हूं। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये फॉलो हमारे पास क्या हो गया है, स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये हो जा रहा है स्टेप नंबर 1। तो
हम लोगों ने यहाँ पे 2 से डिवीजन किया है, हुआ क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 हो गया। अब हमारे पास में सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टर्म है, एक टर्म हो जा रहा है अपने पास में एक्स स्क्वायर और एक टर्म ये थोड़ा सा लंबा वाला ये हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास है 1/2 एक्स अपने पास में दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में हमको लेके क्या आना है, 2a एंड x लेके आना है। तो मैं जबरदस्ती यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लाने की कोशिश करता हूँ, बट हमको पता है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ तो कंपनसेट करने के लिए मेरे को 2 से डिवीजन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, 2 का मल्टीप्लीकेशन किया एंड 2 से डिवीजन किया हूँ। अब हमारे पास में क्या हो गया है, हमको बेसिकली करना क्या था, हमारे पास में एक 2 आना चाहिए जो कि अपने पास में यहाँ पे 2 आ चुका है, एक हमारे पास में x आना चाहिए जो कि हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है। हमारे पास में जो a है, a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अपने पास में, 1/4 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, ये जो फॉर्मेट है अपने का, दैट मींस a स्क्वायर वाले को अगर हम छोड़ दें तो इतना तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया है, बट हमको यहाँ पे आधा अधूरा फॉर्मूला लेके नहीं आना है, हमको कंप्लीट करना है। तो हमको एक चीज तो पता चल गया इस इक्वेशन से, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन को, कि अपने पास में देखो एक्स स्क्वायर हो गया है, ये माइनस साइन हो गया, अगर माइनस को इग्नोर करूं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि 2 तो आ गया है, एक्स आ गया है, a की वैल्यू हो जा रही है अपने पास में 1/4। अब मैं क्या करने वाला हूँ, a स्क्वायर दोनों साइड्स पर लाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया है, कंपेरिजन हम लोग कर चुके हैं एंड मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड्स पर a स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप हो गया था। तो हो क्या रहा है अपने पास में, 1/4 a की वैल्यू है, a स्क्वायर यहाँ पर लग गया, ऐड हो गया, एंड दूसरा वाला a स्क्वायर भी क्या हो गया अपने पास में यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होने के वाला है, डायरेक्टली हमारे पास में x प्लस a के स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको डाल देता हूँ, बीच में माइनस साइन था तो हमारे पास में क्या हो गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लग जा रहा है। तो हमारे पास में बेसिकली हुआ क्या, ये हमारे पास में अपने पास इतना हम लोग लेके चलते हैं, ये अपना थर्ड स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको हम लोग क्या किया, यहाँ पे 1 किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, ये हो जाने के बाद में सेकंड स्टेप में हम लोगों ने कंपैरिजन किया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर के साथ में, एंड वहां से हम लोग क्या किए, a की वैल्यू को फाइंड आउट किए। इस केस में a हो जा रहा है 1/4। अगर हमको क्या करना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है इसको, जिसको हमको लेके आना ही है, तो 1/4 का स्क्वायर जो कि a की वैल्यू अपने पास में a स्क्वायर की वैल्यू, उससे हम लोग दोनों साइड्स पे एडिशन करने वाले हैं। फाइनली हमारे पास में जो थर्ड पॉइंट था अपने पास क्या बोल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूले को हमको अप्लाई करना है। यहाँ पर x माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जा रहा है, बट नॉनदलेस हमारे पास में एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया है। फाइनली हमारे पास में क्या होता है कि स्क्वायर रूट को हमको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है एंड x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है फोर्थ स्टेप था अपने पास। हुआ क्या, हम लोगों ने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब हमको पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एलएचएस वाले में तो क्या हो गया अपने पास में, ये दोनों कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। आरएचएस में हाउएवर क्या होता है अपने पास में, अंडर रूट लग जाता है, 49/16 हो गया है। एंड एक और चीज को ध्यान रखने यहाँ पर पड़ेगा कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस माइनस लग जा रहा है। अब इस साइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मान के चलो मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, तो हमारे पास में 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 4 होगा। अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूं तो भी आंसर क्या होता है अपने पास में, 4 होता है। तो अगर मैं उल्टा काम करता हूं, मैं 4 का अंडर रूट लिखता हूं, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये +2 था कि -2 था, बिकॉज +2 का भी हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, एंड -2 का भी स्क्वायर क्या होता है अपने पास से 4 होता है। और जब मैं उल्टा प्रोसेस करने वाला हूं, अंडर रूट लगाने वाला हूं, तो ये हो सकता है कि शायद हमारे पास में +2 रहा हो, या फिर हो सकता है हमारे पास में -2 रहा हो। तो इस डाउट से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइन को क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर दोनों साइन देते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर दोनों साइन के लिए क्या करते हैं, दो अलग अलग वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं x की। एक बार क्या कर देता हूँ, मैं साइन को मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ और फिर सॉल्यूशन निकालता हूँ, और एक बार क्या करता हूँ, यहाँ के साइन को मैं माइनस लेके चलता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉल्यूशन को निकालता हूँ। तो हमारे पास में एक बार x की वैल्यू क्या जा रही है 2, एंड एक बार x की वैल्यू जा रही है -3/2। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इससे पहले के जो दो मेथड थे हमारे पास, वहां पर भी हमारे पास आंसर क्या था, सेम था, एंड जहां पर भी आंसर हमारे पास क्या हो जा रहा है, सेम, बस मेथड हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है।